हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सब ये थंबनेल देख के तो पता ही चल गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे। तो देखो, इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपना बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। ठीक है, बी फार्म थर्ड सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें पढ़ना है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। ठीक है, जब आप फोर्थ सेम में जाएंगे तो वहाँ पर आपको फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकेंड मिलेगी। ठीक, तो थर्ड सेम में हमें पढ़ना होता है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। तो उसमें से क्या है, हम लोग उसके पांचों यूनिट आज इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो 5 यूनिट में हम कवर करेंगे अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बनाया है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 3-4 साल के जो भी पेपर थे मैं उनसे ये सब क्वेश्चन पुटअप किया हूँ। तो मतलब ये जो जो इतने भी क्वेश्चन इसमें हैं, टोटली क्या है, बार बार मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है। तो रिपीटेड क्वेश्चन से हमें यही लगता है कि अगली बार भी यह आ सकता है। तो वही रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपके सामने जितने भी हैं सब टोटली यहाँ पे आपका कवर करूंगा और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझा भी दूंगा। और ये इजी लैंग्वेज में नोट्स भी अवेलेबल है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहाँ पे टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और इजिली तरीके से नोट डाउनलोड कर लो। अब देखो, इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर इस वीडियो में कवर होंगे। अब देखो, हम लोग अपना यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यूनिट फर्स्ट का सबसे पहला क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि डिफाइन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। ठीक है, तो मोलरिटी और नॉर्मलिटी आप लोगों ने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट सेम में ही पढ़ा होगा। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आपका था मोलरिटी और नॉर्मलिटी। अब देखो, आप थर्ड सेम में आ गए तब भी आपको नॉर्मलिटी और मोलरिटी मिल गई। तो देखो, मोलरिटी और नॉर्मलिटी होती क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे मोलरिटी की। मोलरिटी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में, ठीक, सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। जैसा कि 1 लीटर आपके पास सोल्यूशन रख दिया गया है। अब उस सोल्यूशन में पूछा जाए कि इसमें कितने मोल्स सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, जब वो हम फाइंड करते हैं तो वो मोलरिटी के प्रोसेस से ही फाइंड करते हैं। तो उन्हें हम बोलते हैं मोलरिटी। अब देखो, आप लोग को शायद अभी पता होगा या तो नहीं पता होगा, तो मैं बता दे रहा हूँ। इसमें बात आई है फ्रेंड्स सॉल्यूट की और सोल्यूशन की। तो मैं पहले आपको बता दूं कि सॉल्यूट क्या होते हैं आपके और सोल्यूशन क्या होते हैं। तो ये देखो, इसे मान लो आपको बनाना है सोल्यूशन। तो सॉल्यूट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जब आप दो को ऐड करते हो तो आपका बनता है सॉल्यूशन। तो अब वहां पे यही पूछा कहा गया है मोलरिटी में आपका कि, ठीक है, आपके 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं, उसी को तो हम बोलते हैं मोलरिटी। अब देखो, यहाँ पे आपका सॉल्यूट होगा और यहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो गया। अब जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऐड हुए तभी तो सॉल्यूशन बना। तो हम लोग उसमें कितने मोल्स सॉल्यूट का ऐड किए हैं अपने सॉल्यूशन में, यही हमें वहां पे फाइंड करना था। अब देखो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं। सॉल्यूट फ्रेंड्स होते हैं जो कम अमाउंट में हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, कम अमाउंट में होंगे हमारे, और ये कुछ ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। जैसे मान लो चीनी और पानी। तो ये समझ लो क्या है, चीनी चीनी आपकी कम मात्रा में होगी, प्लस पानी जो आपका ज्यादा मात्रा में होगा, तब बनेगा आपका एक सॉल्यूशन, चीनी पानी वाला सॉल्यूशन। तो आप लोग सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन क्या होता है आप लोग समझ ही गए। सॉल्यूट जो है कम अमाउंट में रहेगा और सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा अमाउंट में रहेगा, और जब दोनों को आप ऐड करोगे तो सॉल्यूशन बनेगा। तो उसमें हमें यही पता करना था कि हमारे सॉल्यूशन में कितने मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं। तो आई होप आप लोगों ने यह समझ चुका होगा। अब देखो, ये जो आपकी मोलरिटी है वो डिनोट की जाती है एम से, या रिप्रेजेंट की जाती है फ्रेंड्स यम से। ठीक, अब देखो मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है। जैसे किसी को अगर मोलरिटी निकालनी हो तो उसका फार्मूला क्या होता है। मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आपके सॉल्यूट में कितने मोल्स है, वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, जो आपने सॉल्वेंट यूज किया है वह कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है। आपको उसे लीटर में लेना है, ना कि केजी में लेना है। ठीक, यहाँ देखो मैंने उसकी यूनिट भी लिख दी है, यहाँ पे आपको लेना है लीटर में। अब देखो, नॉर्मलिटी क्या होती है। नॉर्मलिटी डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब देखो, पर लीटर मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सीधा साधा नॉर्मलिटी। अब देखो, नॉर्मलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ठीक है, मतलब इसको डिनोट किया जाता है एन से। ठीक, कैपिटल एन, इसको आप ये मतलब स्मॉल तो आप नहीं सो बोल सकते हो ना, आप इसे ऑलवेज कैपिटल ही बोलिएगा। अब देखो, नॉर्मलिटी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट आप लोगों ने समझ ही गया होगा। अब देखो, सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो, यहाँ पर भी सॉल्वेंट को आप लीटर में लेना है। ठीक, तो
नॉर्मलिटी और मोलरिटी का डाउट आपका क्लियर हुआ। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता था फर्स्ट यूनिट से, तो डिफाइन सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन, यह भी क्या हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये फ्रेंड्स 7 मार्क्स में भी आते हैं, तो मैं यहाँ 2 मार्क्स अकॉर्डिंग आपका कवर कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना अच्छे से समझा दूंगा जो आपको, अगर मतलब आप सेंटेंस को बना पाएंगे ना, तो आप अच्छे से 7 मार्क्स तक भी इसको अटेंड कर सकते हैं। तो देखो साल्वेशन क्या होता है और एसोसिएशन क्या होता है। साल्वेशन जैसे वर्ड से ही लग रहा है, साल्वेशन मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा करना, ठीक है। अब इकट्ठा हमें करना है, अब किसको इकट्ठा करना वो देखो इस पूरी प्रोसेस में। साल्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स व्हेन दे मिक्सड टुगेदर। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जब वह इंटरेक्शन करेंगे किसके बीच, सॉल्वेंट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल, तब वह आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो आप लोग का डाउट पहले क्लियर हुआ होगा कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट बोलते कैसे हैं। जब दोनों आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो जो भी सोल्यूशन बनता है, मतलब आपस में जब वो डिजॉल्व होते हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं सॉल्वेशन। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, एक कंटेनर में सॉल्वेंट पूरा फिल है, और जब उसी में हम लोग सॉल्यूट ऐड करेंगे, मान लो ये वाला सॉल्यूट जो है यहाँ पे आ गया, डिप कर दिए, ठीक है, हम लोग इसमें मिला दिए। अब यहाँ पे आया तो इसमें जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट को हमेशा पकड़ने की कोशिश करेंगे, एक मोल्स इधर से, एक इधर से, एक इधर से। अब सभी लोग क्या है, इसको पकड़ेंगे, तो पकड़ने के बाद यहाँ पे मैं इसको निकाल दिया, मतलब जूम करके फिगर दिखाया हूँ, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो धीरे धीरे क्या है, मतलब उसके सभी लोग क्या है, करीब में आ जाएंगे। जब करीब में आ जाएंगे तो वो उसी में डिजॉल्व हो जाएगा, और जब डिजॉल्व हो जाएगा तो इस कंडीशन को हम बोल देते हैं, यही हमारा सॉल्वेशन हो गया। देखो यहाँ एक कंटेनर रखा गया, इसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब ये जब आपस में टोटली तरीके, मतलब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, तो उन्हें हम बोल देते हैं सॉल्वेशन। अब देखो फ्रेंड, सॉल्वेशन होते भी हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक एक्वस होता है हमारा, एक होता है नॉन एक्वस। सॉल्वेशन जो आपका है ना, ये 2 टाइप के होते हैं। आपका एक जो एक्वस वाला होता है, आप एक्वस कब कहेंगे, जब हम H2O मतलब वाटर का यूज कर रहे हैं, मतलब जब वो हमारी जो पूरी प्रोसेस है तो वो हाइड्रेशन के कंडीशन में आ जाती है। और जब हम नॉन एक्वस मतलब वाटर को छोड़ के और भी दूसरे सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं कि नॉन एक्वस। ओके, तो इसमें देखो सॉल्वेशन हो जाता है, यही क्या है सॉल्वेशन, मतलब अगर हमें अल्कोहल का करना है तो H2O को छोड़ करके कुछ भी ले लो आप, मतलब नॉन एक्वस हो जाता है, ठीक। अब देखो एसोसिएशन वर्ड आया, एसोसिएशन किसे बोलते हैं। एसोसिएशन इज सेम एज सॉल्वेशन, यह क्या है, सॉल्वेशन की तरह तो होता है, बट इट अकर्स इन आयनिक कंपाउंड। लेकिन ये क्या है, आयनिक कंपाउंड में अकर होता है, मतलब ये आयनिक कंपाउंड में ही घटना ये जो होती है पूरी, ये आयनिक कंपाउंड में होती है, ना कि पानी वगैरह में नहीं होती है। अब देखो, व्हेन टू अपोजिट आयन कम टूगेदर एंड फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स, सो दिस प्रोसेस कॉल्ड एसोसिएशन। अब जैसे कि आप लोगों ने क्लास 10th 12th में पढ़ा ही होगा फिजिक्स में, कि जब 2 अपोजिट चार्ज मिलते हैं तो अट्रैक्शन होता है, जैसे प्लस और माइनस, जब 2 अपोजिट चार्ज मिलेंगे तो यहाँ पे आपका अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी शो होगी। तो फ्रेंड्स यही कुछ यहाँ पे भी होने वाला है। तो देखो ये आयनिक सॉल्वेंट हमारे पहले से प्रेजेंट है, ये आयनिक सॉल्यूट है, तो जो प्लस वाला है वो माइनस के साथ जाके अपना एक कम्बिनेशन बनाएगा, और जो माइनस वाले हैं वो प्लस में। तो ये 2 अपोजिट चार्ज मिलके जब आपस में क्या है, एक ही सॉल्वेंट में सॉल्यूट आके घुल जाता है, बना लेता है एक सॉल्यूशन टाइप का, तो उन्हें हम बोल देते हैं एसोसिएशन। तो आपको कुछ करना नहीं है, इसमें केवल क्या है, ये आयनिक कंपाउंड याद कर लेना है, और उसमें क्या जनरल सा था हमारा, ठीक। तो यही दोनों में डिफरेंस है। अब देखो हमारा डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन तो सभी लोग जानते हैं, ये तो क्लास 7 से ही पढ़ते आप आ रहे होंगे। डिफ्यूजन मतलब वही होता है, कोई भी चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, उसे हम बोलते हैं जनरल तरीके से डिफ्यूजन। अब देखो, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ये ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे हमारा सब्सटेंस मूव करता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ बाय परमिएबल मेम्ब्रेन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के वजह से। अब देखो, इसमें आ गया वर्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस बिटवीन 2 एरिया। अब देखो यहाँ पे लिखा गया 2 एरिया का जो डिफरेंस होता है, कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस होता है, उन्हें आप बोलते हो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखो यहाँ 2 एरिया की बात की गई, तो एक एरिया हमारा हाई कंसंट्रेशन वाला है, एक एरिया हमारा लो कंसंट्रेशन वाला है, तो यहाँ 2 एरिया की बात हुई। अब मैंने आपको बोला कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब जाता है तो उसे बोला जाता है डिफ्यूजन। तो यहाँ हाई कंसंट्रेशन है, और जब यही
पार्टिकल्स, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार करते हुए आएंगे हमारे लो कंसंट्रेशन की ओर, तो उस कंडीशन को आप बोलिएगा कि ये डिफ्यूजन, मतलब यहाँ डिफ्यूजन की प्रोसेस चल रही है। तो आई होप आपका डिफ्यूजन भी क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, डिफाइन आइडियल एंड रियल सोल्यूशन, ठीक है, विथ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा आइडियल और रियल सोल्यूशन क्या होते हैं, अब हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले आप जानो कि राउल्ट्स लॉ क्या होते हैं। ये फ्रेंड्स 10 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है, तो आप लोग 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग में पढ़ लीजिएगा, बट यहाँ भी आप 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग कैसे लिखना है ये आपका डाउट क्लियर मैं कर दूंगा। इट स्टेट दैट, ये मतलब ये भी जो रूल है वो क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जो होता है वो सोल्यूशन के डायरेक्टली, मतलब वेपर प्रेशर, सोल्यूशन के वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, ये मान लो इसी में सोल्यूशन रखा गया है, तो जब इसे आप नीचे से हीट दे रहे हो ना, तो इसमें जो भी प्रेशर निकलेगी इसको हम बोलते हैं क्या, वेपर प्रेशर, ये ठीक है। अब वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। जब ये कंडीशन जहां आपको देखने को मिले तो आप तुरंत वहां बोलिएगा कि यहाँ पे राउल्ट्स लॉ फॉलो हो रहा है, मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। जहां देखो P को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, P को आप क्या बोलोगे, ये क्या है हमारा सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, और जहां पे X क्या है, मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का। बाकी यहाँ देखो पी पॉइंट, ठीक है, कांस्टेंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये कहीं भी आपको क्या है, कांस्टेंट वेपर प्रेशर भी यूज किया जाता है सॉल्वेंट का, ये हमारा वो हो गया। ओके, अब देखो आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। तो जनरल सी बात, अगर आप राउल्ट लॉ समझ गए तो आइडियल और रियल ऑब्लिक नॉन आइडियल सोल्यूशन आपको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइडियल सोल्यूशन हमारे वही होंगे जो क्या है, इसको राउल्ट लॉ को फॉलो करेंगे, ठीक है, उसे आप बोल दोगे कि ये हमारा आइडियल सोल्यूशन है। मतलब दोज सॉल्यूशंस विच फॉलो या ओबे द राउल्ट्स लॉ इज कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन, मतलब ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें, फॉलो या ओबे बात वही है, ठीक है, उसे आप बोलोगे कि आइडियल सोल्यूशन है, ठीक। जिसका एग्जाम्पल क्या है, टॉलुइन और बेंजीन, ये क्या है, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, तो इसीलिए इनका एग्जाम्पल आ गया हमारे आइडियल सोल्यूशन में। अब देखो रियल या नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, दो सोल्यूशन विच डज नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, ऐसे सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उन्हें हम बोलते हैं रियल या नॉन आइडियल सोल्यूशन। जिसका एग्जांपल है फ्रेंड्स शुगर सोल्यूशन और साल्ट सोल्यूशन एटीसी, और भी होते हैं, मतलब मैं दो यहाँ मेंशन किया हूँ आपको समझने के लिए। पहला आपका शुगर सोल्यूशन, दूसरा है साल्ट सोल्यूशन। उसके बाद नंबर 5 आता है डिफाइन क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। तो देखो क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर मतलब CST, ये शॉर्ट फॉर्म में भी कभी कभी पूछा जाता है, तो इसका नाम है फ्रेंड्स शॉर्ट फॉर्म मतलब CST, मतलब क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। जैसे कि वर्ड से आपको पता चल गया होगा कि हमारे जो मतलब कोई भी सोल्यूशन है वो मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर उसका कितना है, ये भी हम इसमें जानेंगे। द टेम्परेचर एट विच पार्शियली मिसिबल लिक्विड बिकम कंप्लीटली मिसिबल एंड फॉर्म होमोजीनियस सोल्यूशन। अब देखो यहाँ आपको वर्ड मतलब ये कहा है होमोजीनियस सोल्यूशन और पार्शियली मिसिबल लिक्विड बिकम कंप्लीटली मिसिबल। अब यहाँ सेंस ये निकलता है, मान लो आपके पास है क्या, ये एक कंटेनर है और कंटेनर में मैंने पानी यहाँ पे रख दिया। अब पानी में क्या है, ऊपर से हम लोग ऐसा इसमें यूज कर रहे हैं लिक्विड जो पानी में डिजॉल्व नहीं है। मान लो क्या है, हम लोग ऑयल यूज कर रहे हैं यहाँ, ऑयल, ठीक है। तो जब ऊपर से मैं ऑयल डाला और नीचे ऑलरेडी पानी प्रेजेंट थे, अब इसी के बीच में आपका एक लाइन बन जाएगी जहाँ पे ये दोनों डिजॉल्व नहीं हो रहे हैं। जैसे ऊपर ऑयल था आपका और नीचे क्या है, वाटर है, ये तो दोनों पानी और जो तेल है आपस में डिजॉल्व होंगे नहीं, तो जब डिजॉल्व नहीं होंगे तो यहाँ पे एक क्या है, ये लाइन बन जाएगी, ठीक है। और जिस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ये पार्शियली मिसिबल, इसी को हम बोलते हैं, जैसे एक लाइन का फॉर्मेशन जब वहां हो जाता है, ठीक। तो अभी तक क्या आप लोगों ने लाइन देख रखा होगा, ठीक है। अब देखो जब हम इसमें क्या अप्लाई करते हैं, अपना नीचे से जब हीट प्रोवाइड करते हैं, मान लो इसमें हम लोग हीट अप्लाई कर रहे हैं, तो जब हम इसमें हीट अप्लाई करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब ये हमारा जो सोल्यूशन जब गर्म होता है, तो जब गर्म होगा तो ये वाली लाइन क्या है आपकी हट जाएगी। जब ये वाली लाइन हट जाएगी तो आपस में ये मिक्स हो जाएंगे। जब यही मिक्स हो जाते हैं, पार्शियली इमिसिबल सोल्यूशन जब मिक्स हो जाएंगे, तो उस कंडीशन को मतलब जितने टेम्परेचर पे ये मिक्स हुए, हम लोगों ने मान लो कितना टेम्परेचर दिया, 18 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जितने सेंटीग्रेड पे ये दोनों आपस में मिक्स हुए उसी टेम्परेचर को आप बोलते हो क्या, क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। मान लो ये 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म हो गए, मतलब दोनों आपस में मिल गए, तो ये क्या है, CST क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर हमारा यही है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो
आप लोगों ने CST समझ चुका होगा। द टेम्परेचर एट विच पार्शियली मिसिबल लिक्विड, जो लिक्विड ऐसे थे जो पार्शियली मिक्स थे, ठीक है, एक दूसरे से पार्शियली मतलब अनुवांशिक तौर से वो क्या मिक्स थे, बिकम कंप्लीटली मिसिबल एंड फॉर्म होमोजीनियस सोल्यूशन। अब वो क्या है, वो ऐसा कंडीशन आता है मतलब हम लोग जब उस पर टेम्परेचर अप्लाई करते हैं ना, तो वो क्या है, मिसिबल कंप्लीट तरीके से मिक्स उसी में हो जाता है और होमोजीनियस सोल्यूशन का फॉर्मेशन कर लेता है। अब आपको मैं बता दूं कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सोल्यूशन क्या होते हैं। होमोजीनियस सोल्यूशन वही होता है, जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जरूर ये मिक्स किए होंगे पानी में चीनी। तो जब आप लोग पानी चीनी मिक्स करके यहाँ पे कोई रख देता है तो आप लोग उसमें नहीं बता पाते हो कि इसमें लिक्विड में हमारा पानी ऐड है, पानी के साथ चीनी भी ऐड है कि नहीं, क्योंकि ये एक सेम तरीके से दिखाई देता है, आपस में पानी जो चीनी आपस में डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर इसी के बगल आप लोगों ने पानी में बालू को ऐड कर दिया तो बालू क्या है, नीचे सेडिमेंट हो जाएगा। तो कोई भी देखेगा बता देगा कि हाँ नीचे इसमें बालू सेटल डाउन हुआ है, लेकिन इसमें तो सब कोई नहीं बता पाएगा इसमें चीनी ऐड है, ठीक है। तो ये जो है होमोजीनियस है, होमो मतलब सेम, ठीक है, मतलब सेम जो पूरा है ये लिक्विड क्या है, सेम बन जाएंगे। और इसमें हेट्रो, हेट्रो मतलब अलग अलग, इसमें आपको दो फेज दिखेंगे, एक बालू वाला फेज दिखाई देगा, एक ऊपर से पानी वाला फेज दिखाई देगा। और इसमें केवल आपको एक ही फेज दिखाई देगा टोटली लिक्विड, और इसमें क्या है नीचे सॉलिड पार्टिकल्स भी आपको दिखाई देंगे, जो आपका बालू था वो नीचे आके सेडिमेंट हो जाएगा। ओके, तो इसे बोलोगे आप हेट्रो, लेकिन आप इसमें बात की गई है केवल होमोजीनियस की। होमोजीनियस मतलब ये जो आपका यहाँ था तेल और पानी, ये वाली लाइन गायब होके ये आपस में मिक्स हो जाएंगे, कुछ नहीं दिखाई देगा, केवल आपको एक लिक्विड दिखाई देगी, तो इसीलिए इसको बोला गया है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर भी होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका ये वाला भी डाउट क्लियर हुआ होगा, क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है। अब देखो हम नेक्स्ट पे चलेंगे, इसका एक एग्जांपल मैं आपको और दिखा दूं। तो देखो इसमें क्या है, फिनाल और वाटर क्या है आपस में इमिसिबल थे, तो मैंने जब इस पे हीट अप्लाई किया 66.8 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो दोनों आपस में मिक्स हो गए। तो यही क्या है, क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर यही है, 66.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आप लोगों ने दोनों मिक्सचर को गर्म किया तो ये क्या है, एक मिक्सचर में बन गए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो पहली यूनिट आपकी जो भी जितने भी क्वेश्चन आने लायक थे या पिछले आए हुए थे, मैंने उनको कवर कर दिया। अब सेकंड यूनिट पे हम लोग आते हैं कि डिफाइन सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आप किसे बोलते हैं। तो सब्लिमेशन जैसा कि ये भी आप लोगों 10th या 12th में ही पढ़ के आ गए होंगे। सब्लिमेशन आप जैसे कि आप लोगों ने कपूर जरूर देखा होगा, कपूर जलाए भी होंगे, मतलब कई लोग जलाए होंगे। जब आप कपूर को नीचे से मतलब जलाते हो ना, माचिस से कीली से उसको आप जलाते हो, तो आपकी जो कपूर होती है वो क्या प्रेजेंट होती है, सॉलिड फॉर्म में। यहाँ देखो क्या है, आपकी ये कपूर है, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। कपूर मतलब कैम्फर, ये सॉलिड फॉर्म में ये प्रेजेंट है। आप लोगों ने जब इस पे हीट देते हैं, आप लोग जब इस पे हीट देते हैं मतलब माचिस के तीली से जब आप इसको जलाते हैं, तो जलाने के बाद ये जल के डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है, ये लिक्विड में नहीं बनती है। तो इसी पूरे प्रोसेस को आप बोलते हो क्या, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन हम उसी को बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग डायरेक्टली सॉलिड फेज इनटू गैस फेज। मतलब जो हमारा सॉलिड फेज होता है डायरेक्ट वह गैस फेज में जब कन्वर्ट हो जाता है, तो उन्हें हम बोलते हैं सब्लिमेशन, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड। अब देखो यहाँ लिखा गया है विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड, मतलब वो विदाउट लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट वह गैस में चेंज हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे देखो जब आप लोगों ने बर्फ को कन्वर्ट करते हो, मतलब उसमें देखो ये बर्फ है, बर्फ सबसे पहले आएगा लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। लिक्विड फॉर्म को जब आप नीचे से हीट अप्लाई करोगे तब वह क्या है, गैस में बनेगा, ठीक है, वेपर में बनेगा। लेकिन ये कैम्फर जो आपका था वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जा रहा है, इसी को आप लोग बोलते हो कि सब्लिमेशन। ऐसा हमारा ऑब्जेक्ट या कह सकते हो सबस्टेंस जो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि सब्लिमेशन। अब देखो यहाँ सॉलिड है, सॉलिड पे जब सब्लिमेशन वाला प्रोसेस अप्लाई होता है तो डायरेक्ट वह गैस में चेंज हो जाता है, ये आपका रहा एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ आ गया वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर के द्वारा कौन सी प्रेशर लगती है हम उसको जानेंगे कि हमारा वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर सबसे पहले एक आप लोग रफली समझ लो कि वेपर प्रेशर क्या होता है। ये आपका एक कंटेनर है, ठीक, कंटेनर में रखा गया है कोई भी ये लिक्विड, मान लो आपका दूध या पानी कुछ भी है, तो नीचे से जब हम लोग हीट इसको अप्लाई करेंगे ना, तो ये क्या है धीरे धीरे वेपर बन के ऊपर उड़ने लगेंगे। वेपर तो बनेगी मतलब गैस जो बनेगी, तो इसके द्वारा जो भी प्रेशर लगेगा उसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। मान लो आप लोग दूध को गर्म कर रहे हो और ऊपर से इसमें क्या है दूध रखा गया, ऊपर से हम लोग एक इस पे प्लेट लगा देते हैं, ठीक। तो प्लेट लगा के जब नीचे से हम लोग
हीट अप्लाई करते हैं तो इसमें से वेपर निकलती है, तो जो वेपर निकल के आके इसको फोर्स करती है, जो आप प्लेट लगाए थे ना इसको फोर्स करती है, तो यही जो फोर्स है इसी को बोलते हैं हम लोग वेपर प्रेशर। ठीक है, कितने तेजी से ये फोर्स इसको अप्लाई कर रही है उसी को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर, मतलब वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर को आप वेपर प्रेशर बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो वेपर प्लस पेपर प्रेशर मतलब ड्यू टू वेपर, जो भी प्रेशर हमारे वेपर की वजह से लगते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। द प्रेशर exerted by the vapor in equilibrium with the liquid in closed container is called vapor pressure। वही बातें लिखी गई हैं जो मैं अभी आपको समझाया। तो यहाँ देखो क्या है, लिक्विड रखा गया है नीचे और नीचे से हम लोग क्या हीट अप्लाई जब करते हैं तो जब मैं इसको प्लेट से बंद किया हूँ ना तो यही जो वेपर है आके प्लेट पे टकराती हैं तो जो भी प्रेशर क्रिएट करती हैं उसी को बोला जाता है वेपर प्रेशर, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। अब देखो यूटेटिक मिक्सचर आ जाता है, हमारा अगला वाला क्वेश्चन है यूटेटिक मिक्सचर। यूटेटिक मिक्सचर भी बहुत ही आसान है। यूटेटिक मिक्सचर आप किसे बोलते हो, ये दो वर्ड से मिलकर बना है यूटेटिक प्लस मिक्सचर। यूटेटिक मतलब यूटेक्टास, यूटेक्टास मतलब होता है इजली मेथड। ठीक है, मिक्सचर मतलब सभी को पता होगा, जब दो चीज आपस में मिक्स हो जाए तो उन्हें आप बोल सकते हैं मिक्सचर, मतलब दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स जब मिक्स होते हैं तो उन्हें आप बोल सकते हो मिक्सचर। कंटेंट टू और मोर कंपोनेंट आर कॉल्ड मिक्सचर। अब देखो इट इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट व्हेन दे मिक्स टुगेदर सो देयर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज एंड दे मेल्ट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी इंडिविजुअल कंपोनेंट। तो इसका फ्रेंड्स कहने का सेंस यही है, मान लो यहाँ पे आपको अगर मिल जाए ए और बी दो ड्रग हैं, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 70 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है 60 डिग्री में इसका है। ठीक है, ये मेल्टिंग पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इसका 70 है और इसका क्या है 60 है। अब एक कंडीशन में ऐसा होता है कि दोनों आपस में क्या करेंगे, जब मैं दोनों को मिक्स किया, अब ए और बी को जब हम आपस में मिक्स कर दिए तो क्या हुआ, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट वो घट जाती है। अब क्या था 70 इसका था 60 इसका था, लेकिन जब मैं दोनों को ऐड किया तो आ गया हमारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यही हमारा क्या है यूटेटिक मिक्सचर। जब दोनों को हम लोग ऐड किए और इसका मेल्टिंग पॉइंट जब घट जाता है, मान लो 70 इसका था 60 इसका था, जब हम दोनों को ऐड किए तो हो गया हमारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या है यूटेटिक मिक्सचर। तो यूटेटिक मिक्सचर में वही लिखा गया था कि जब दो कंपोनेंट आपस में मिलते हैं तो जो उनकी क्या है प्रेजेंट वाली रहती है मेल्टिंग पॉइंट, तो उससे भी जब वो डिक्रीज मतलब घट जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं यूटेटिक मिक्सचर। यहाँ देखो इसका पहले 70 था और इसका 60 था, मान लो ए का 70 था बी का 60 था, क्या मेल्टिंग पॉइंट, जब दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो इसका आ गया मेल्टिंग पॉइंट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या है प्रेजेंट वाले से भी जब कम हो जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट उन्हें हम बोलते हैं यूटेटिक मिक्सचर। अब देखो क्या है, आपकी एक ड्रग आती है आइबुप्रोफेन और एक आती है थाइमाल, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 75 से 77 सेंटीग्रेड और थाइमाल का होता है 49 से लेकर 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। जब दोनों को हम आपस में मिक्स करते हैं, मिक्सड एंड मेल्टेड एट 37 डिग्री ओनली। अब देखो जब दोनों को मिक्स हुआ तो हम लोगों ने जब अप्लाई किया टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड का तो वहीं पे ये मेल्ट हो गए। तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं यूटेटिक मिक्सचर। तो यूटेटिक मिक्सचर वाला भी डाउट आपका इजीली तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब देखो लिक्विड क्रिस्टल और ग्लासी स्टेट किसे बोलते हैं। ग्लासी स्टेट फ्रेंड्स, हम लिक्विड क्रिस्टल और ग्लासी स्टेट किसे बोलते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं। लिक्विड प्लस क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल इज ए स्टेट ऑफ मैटर, ये भी क्या है एक मैटर का स्टेट मतलब अवस्था होती है, विच है बोथ प्रॉपर्टी, जो कि दोनों प्रॉपर्टी रखती है, सम प्रॉपर्टी सॉलिड और सम प्रॉपर्टी लिक्विड। कुछ प्रॉपर्टी सॉलिड की रखेगी और कुछ प्रॉपर्टी लिक्विड को रखेगी, उसी को आप बोलते हो लिक्विड प्लस क्रिस्टल। लिक्विड आपका जो है लिक्विड ही रहेगा, ये तो सभी को पता है। क्रिस्टल जो होते हैं आपके वो होते हैं सॉलिड फॉर्म में, तो इसीलिए बोला गया है ये दोनों प्रॉपर्टी लगती हैं, लिक्विड और सॉलिड दोनों की प्रॉपर्टी लगती हैं, क्योंकि ये लिक्विड तो लिक्विड है ही बट क्रिस्टल जो आपका सॉलिड है, तो इसीलिए बोला जाता है लिक्विड और क्रिस्टल दोनों प्रॉपर्टी रखती हैं। मीन्स लिक्विड क्रिस्टल में फ्लो लाइक लिक्विड बट इट्स मॉलिक्यूल में बी ओरिएंटेड लाइक क्रिस्टल। अब देखो आप लोगों ने बहुत ऐसे सोल्यूशन देखे होंगे कि जो स्लरी होती है, स्लरी में कुछ हमारे लिक्विड पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, लेकिन क्या करती है वो फ्लो ही तो करती हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है लिक्विड वाले। ठीक, अब देखो हम नेक्स्ट की बात करेंगे, ग्लासी स्टेट हम किसे बोलते हैं। ग्लासी स्टेट, ग्लासी स्टेट मतलब होता है सुपर कूल्ड लिक्विड। इट इज द स्टेट ऑफ मैटर इन विच लिक्विड गेट रैपिडली कूल्ड। ये एक ऐसा मैटर का मतलब स्टेट है जिसमें आपका जो लिक्विड होती है वो बहुत रैपिडली कूल्ड मतलब तेजी से वो ठंडी हो जाती है, एंड फॉर्म नॉन रिजिड क्रिस्टलिन एंड फॉर्म रिजिड नॉन क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर, और वह क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर बना लेती है। ठीक, इट सीम्स सॉलिड फॉर सम टाइम बट इट कंटिन्यूसली रिलैक्स टुवर्ड लिक्विड स्टेट। ठीक है, ये कंटिन्यूसली रिलैक्स हो जाती है लिक्विड स्टेट की हेल्प से। अब देखो
ये आगे आपका 10th क्वेश्चन नंबर 10th, गिव डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलीन एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलीन और एमॉर्फस सॉलिड में आपको बताना है डिफरेंस। तो क्रिस्टलीन सॉलिड पहले मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा एमॉर्फस सॉलिड दोनों क्या होते हैं। दोज सॉलिड इन विच पार्टिकल्स आर सेम इन शेप एंड अरेंज इन द डिफिनिट ऑर्डर। अब देखो शेप में क्रिस्टलिन सॉलिड में ऐसा होता है कि वो जितने भी वहाँ पे क्या पार्टिकल्स होंगे उनका शेप जो है सेम होगा और वो अरेंज होंगे एक डिफिनिट ऑर्डर में, ठीक है। मान लो सीक्वेंस वाइज, जैसे आप लोगों ने बिस्कुट कोई भी लेके खाओ, जैसे 5 रुपये वाला 20-20 ले लो या पार्ले जी ले लो, उसके अंदर जो भी पैकेट होते हैं बिस्किट के वो सेम क्या है शेप के होंगे और एक अच्छे तरीके से उस पैकेट में अंदर उन लोग सेट हुए होते हैं, ठीक। तो उसे आप लोग बोलते हो क्रिस्टलिन सॉलिड भी उसे आप बोल सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ क्या लिया हूँ, एक मतलब जैसे आपको समझाने के लिए मान लो साल्ट एग्जांपल या तो डायमंड है, तो ये मान लो मैं डायमंड रखा हूँ, इसमें डायमंड एक शेप मतलब सेम साइज है और मैं सीक्वेंस वाइज किसी पैकेट में इसको पैक कर दिया हूँ, तो यही तो आपका क्रिस्टलिन सॉलिड हुआ। देखो सेम शेप ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का जो शेप यहाँ सेम है और डिफिनिट अरेंजमेंट, एक रो में देखो सब इक्वल है, ओके। अब देखो दे हैव शार्प फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, इनके जो भी होते हैं ये बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ये फिक्स होते हैं। सरफेस विल बी स्मूथ ऑन कट, जब आप इस पे कट लगाओगे मतलब ये तो मान लो कोई है, ठीक है, क्रिस्टलिन सॉलिड, जब आप इस पे आधे पर से या मतलब कहीं से भी काटोगे तो इसका जो सरफेस काटने के बाद मिलेगा ना बहुत ही शार्प मिलेगा। जैसे आप लोग कभी पनीर को काटो तो देखो इसका जो सरफेस होता है बहुत आपको शार्प दिखेगा, ठीक। तो कुछ इसी तरह होते हैं हमारे क्रिस्टलिन सॉलिड। अब देखो एमॉर्फस सॉलिड हमारे क्या होते हैं, दोज सॉलिड इन विच, उसी के फ्रेंड्स उल्टा कर दो बस, दोज सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स हैव डिफरेंट डिफरेंट शेप। पहली बात तो ये क्या है, इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनके अलग अलग शेप होंगे एंड नॉट अरेंज इन डिफिनिट ऑर्डर, और वह डिफिनिट ऑर्डर में मतलब अरेंज नहीं होंगे। ऐसे आप लोगों ने कुरकुरे तो जरूर खाया होगा, तो कुरकुरे में देखो कोई कोई कुरकुरे ऐसा आता है उसमें जितने भी मतलब पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उनका क्या है अलग टेढ़ा मेढ़ा सब उसी में प्रेजेंट होते हैं, एक पैकेट के अंदर पूरा मतलब किसी बिना मैनर के वो सब पैक होते हैं, तो वो क्या है एमॉर्फस सॉलिड आप उसे बोल सकते हो। दे आल्सो कॉल्ड नॉन क्रिस्टलिन सॉलिड, और इसे आप नॉन क्रिस्टलिन सॉलिड भी बोल सकते हो, जैसे कि प्लास्टिक है, रबर है, ग्लास है, etc। अब देखो यहाँ मैटर को हम लोगों ने क्या किया है टेढ़े मेढ़े में ऐसे अरेंज कर दिया, इसे आप बोलते हो एमॉर्फस सॉलिड। और इसका जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट 80 से 100 डिग्री तक सेल्सियस तक होता है, और जब इसको आप काटोगे ना तो इसका जो सरफेस होता है वो रफ रहेगा, रफ मतलब थोड़ा खुरदुरे टाइप के, जब इसका काटोगे तो उसके जो सरफेस होंगे आपको खुरदुरे टाइप के मिलेंगे और ये लेस रिजिड होते हैं। तो यूनिट 1 और 2 क्लियरली कवर हो गया। अब देखो यूनिट 3 में आपका क्या है, व्हाट आर सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन। हम सरफेस और इंटरफेसियल टेंशन किसे बोलते हैं या इसे क्या कहा जाता है। तो सरफेस टेंशन सबसे पहले जानो आप कि सरफेस टेंशन हमारे क्या होते हैं। सरफेस प्लस टेंशन, सरफेस माने होता है आउटर मोस्ट लेयर, ये तो सभी को पता होगा कि सरफेस क्या मतलब किसे बोलते हैं। टेंशन मतलब होता है यहाँ पे फोर्स मतलब तनाव, कितना तेजी से वह खींचा जा रहा है या कितने तेजी से वह चिपका हुआ है, ठीक, उसे बोलते हैं आप तनाव। अब देखो सरफेस टेंशन इज ए टाइप ऑफ फोर्स, ये भी क्या है एक तरह का फोर्स होता है दैट वर्क्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, जो कहाँ वर्क मतलब इसका यूज होता है हमारे लिक्विड के सरफेस पर, एंड मिनिमाइज द सरफेस एरिया एज मच एज पॉसिबल, और उसी सरफेस एरिया को यह मिनिमाइज करता है। अब देखो जैसे मान लो ये आपकी एक लीफ है, ठीक, जनरल सी एक लीफ है, और आप लोग ठंडी के समय में देखना कि हर एक लीफ पे सुबह आप देखोगे ना तो ओस की बूंदे उसी पे पड़ती मतलब पड़ी रही होंगी, ठीक है। तो ये जो ओस की बूंदे होती हैं वो क्या है सरफेस टेंशन, आप मतलब अगर आपको ऐसा कहीं मिल जाए कि इसका सरफेस टेंशन बताओ तो यही होता है आपका सरफेस टेंशन, ओके। अब देखो इंटरफेसियल टेंशन क्या होता है। इंटरफेसियल टेंशन मतलब इंटरफेसियल मतलब होता है दो लिक्विड के बीच, इंटरफेसियल प्लस टेंशन, दो लिक्विड के बीच में लगने वाले फोर्स को आप बोल सकते हो इंटरफेसियल टेंशन, ठीक है। अब देखो व्हेन टू इमिसिबल लिक्विड आर मिक्स, जैसे दो लिक्विड हैं मतलब इमिसिबल लिक्विड हैं, सो दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू द सरफेस टेंशन ऑफ ईच लिक्विड। अगर हमें क्या है सरफेस टेंशन से उसको क्या है दोनों को अलग अलग करना है तो हम इंटरफेसियल टेंशन का यूज करते हैं। दिस सरफेस टेंशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड कॉल्ड इंटरफेसियल टेंशन। दिस सरफेस टेंशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, दोनों इमिसिबल लिक्विड के बीच में जो भी सरफेस टेंशन लगा होता है उन्हें हम बोलते हैं इंटरफेसियल टेंशन। अब देखो यहाँ पे क्या आयल है और नीचे वाटर है, अब ये क्या है इंटरफेसियल टेंशन यही है क्योंकि यहीं पे दोनों लोग क्या आपस में जुड़े होते हैं, और यही जो जुड़े होते हैं ना ये कितने फोर्स से जुड़े होते हैं, आप इसी फोर्स को बोलोगे इंटरफेसियल टेंशन,
ओके, तो इंटरफेशियल का डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। अब देखो सरफेस फ्री एनर्जी हम किसे बोलते हैं। सरफेस फ्री एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। किसी भी लिक्विड के सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए जो भी हम लोग एनर्जी का यूज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सरफेस फ्री एनर्जी। अब मान लो यहाँ क्या है, लो सरफेस एरिया, यहाँ पे क्या है, लो सरफेस एरिया है, लेकिन जब हम लोग इस पे एनर्जी अप्लाई करते हैं तो क्या है, इसकी एरिया जो है हाई हो जाती है। तो यही जनरल से लैंग्वेज में आपको बोली जाएगी सरफेस फ्री एनर्जी। अब देखो सरफेस फ्री एनर्जी टी इंटू डेल्टा ए, ठीक है, इसको आप बोल सकते हो टी इंटू डेल्टा ए भी। ये आपका ये फार्मूला था। डिफाइन स्प्रेडिंग कॉफिशिएंट। स्प्रेडिंग कॉफिशिएंट किसे बोलते हो आप, जैसे मान लो स्प्रेडिंग कॉफिशिएंट ये आपको समझ लो क्या है, यहाँ पे एक कंटेनर मैंने बना दिया और कंटेनर में कुछ पानी भर दिया और कंटेनर के मतलब पानी में भी 2 ड्रॉप हम लोगों ने ऑयल की बूंद लगा दी। अब हमें बताना है स्प्रेडिंग कॉफिशिएंट। अब ये जो भी ऑयल के ड्रॉप हैं वो हमारे पानी के ऊपर कितनी दूर तक ये फैल रहे हैं, इसी को बोला जाता है स्प्रेडिंग कॉफिशिएंट जनरल लैंग्वेज में। अब देखो हमारा थ्योरी क्या लिखा गया है, टू इमिसिबल लिक्विड व्हेन वी प्लेस्ड फर्स्ट लिक्विड ड्रॉप ऑन सरफेस ऑफ अदर इट विल स्प्रेड एज ए फिल्म या ड्रॉप। देखो यहाँ नीचे पानी है, ऊपर ये तेल है मतलब ऑयल है। अब जब हम लोगों ने दोनों को मतलब पहले नीचे पानी ऊपर ऑयल, तो ये ऑयल जो है हमारे पानी में कहाँ तक ये मतलब इस पे एक कवरिंग या लेयर बना रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्प्रेडिंग कॉफिशिएंट। मतलब ये एक जो बूंद होती है वह कितनी दूर तक फैल रही है, ठीक। द एबिलिटी वन इज टू स्प्रेड ओवर अनदर लिक्विड। अब देखो यहाँ लिख दिया गया ना कि एक मतलब पहला लिक्विड दूसरे लिक्विड के ऊपर मतलब कितना दूर तक वो फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है, उसकी कितनी एबिलिटी है, उसी को आप लोग वो क्या बोलते हो, स्प्रेडिंग कॉफिशिएंट, ठीक है। और स्प्रेडिंग कॉफिशिएंट में हम लोग उसी को कैलकुलेट भी करते हैं, कितना दूर तक फैला हुआ है, स्प्रेडिंग कॉफिशिएंट में हम उसी को कैलकुलेट करते हैं। अब देखो डिफाइन सरफेस एक्टिव एजेंट विथ एग्जाम्पल। अगर अब आपको आ गया कि सरफेस एक्टिव एजेंट किसे बोलते हैं और एग्जाम्पल के साथ बताओ, तो आप लोग क्या करोगे, सर्फेक्टेंट्स आर दोज केमिकल एजेंट विच आर यूज टू रिड्यूस सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन टू लिक्विड। दो लिक्विड के बीच जो लगते हैं ना सरफेस और इंटरफेशियल टेंशन, उसको कम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सर्फेक्टेंट्स। अब देखो सर्फेक्टेंट्स में आपका होता है एक हाइड्रोफिलिक मतलब ये पोलर वाले, ठीक, जो हेड होते हैं वो पोलर होते हैं, और एक लाइपोफिलिक नॉन पोलर टेल, ये होते हैं सर्फेक्टेंट में। दे हैव प्रॉपर्टी या बोथ हाइड्रोफिलिक एंड लाइपोफिलिक, और इसमें दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है हाइड्रोफिलिक की और लाइपोफिलिक की। हाइड्रोफिलिक मतलब होता है ये मतलब वाटरी नेचर, ठीक है, वाटरी नेचर मतलब जो वाटर के मतलब ज़्यादा करीबी रखते हैं उसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, और लाइपोफिलिक मतलब जो मतलब आयल से ज़्यादा करीबी रखते हैं उन्हें हम बोलते हैं लायोफिलिक। जैसे देखो बेंजलकोनियम क्लोराइड, सोडियम लोरी सल्फेट और अमोनियम लोरिल सल्फेट, ठीक है, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल्स है सर्फेक्टेंट के। अब एचएलबी स्केल हम किसे बोलते हैं, जो कि ये क्वेश्चन तो बार बार ही पूछा जाता है कि एचएलबी स्केल किसे बोलते हैं। हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है एचएलबी का, हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस इज ए स्केल दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द नेचर ऑफ सर्फेक्टेंट। अब इसके पहले आपको मैं बताया कि सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, अब यही सर्फेक्टेंट का नेचर कैसा है इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एचएलबी स्केल का यूज करते हैं। अब एचएलबी स्केल का आप लोग फिगर भी देख लो, ऐसे बनती है हमारी क्या एचएलबी स्केल। ऊपर आपका होता है सॉल्युबलाइजिंग एजेंट, और बीच में OW बाई इमल्सीफाइंग एजेंट भी होते हैं, ऑयल इन वाटर वाला, और वाटर इन ऑयल वाला इमल्सीफाइंग एजेंट, और नीचे क्या एंटी फॉर्मिंग एजेंट, और ऊपर हाइड्रोफिलिक और नीचे लायोफिलिक। एचएलबी वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, हाइड्रोफिलिक अपान लायोफिलिक। अब देखो डिटर्जेंसी और सॉल्युबलाइजेशन किसे बोला जाता है। देखो डिटर्जेंसी हम किसे बोलते हैं, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए क्लीनिंग प्रोडक्ट, ये क्या है, टू रिमूव दैट स्टेन एंड ग्रीम फॉर सर्फेसेज। आप लोगों ने जरूर डिटर्जेंट मतलब निरमा पाउडर का यूज किया होगा, तो निरमा पाउडर का हम लोग यूज किस लिए करते हैं, हमने अपने क्लॉथ से जो भी मतलब गंदगी उसको बाहर करने के लिए हम लोग तो डिटर्जेंट का यूज करते हैं। तो वही डिटर्जेंसी आपको यहीं भी पढ़नी है, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए क्लीनिंग प्रोडक्ट। इसमें एक एबिलिटी होती है, मतलब कह सकते हो कि ये क्लीनिंग प्रोडक्ट है जो कि हमारे डर्ट स्टेन और ग्राइम को हमारे सरफेस से निकालता है। मान लो ये आपका कपड़ा है, आप इस पे जब सर्फेक्टेंट यूज या डिटर्जेंसी या डिटर्जेंट यूज करते हो तो जितने भी यहाँ स्टेन है डर्ट है सब वो मतलब दूर कर देगा। तो ये क्या हुआ, आपका एक डिटर्जेंसी हुआ, ठीक है, जैसे वॉशिंग ऑफ क्लॉथ, जब आप कपड़े धोते हो किसी भी डिटर्जेंट का यूज करके, ठीक है, वही है आपका डिटर्जेंसी। अब इसी में देखो एक है सॉल्युबलाइजेशन। सॉल्युबलाइजेशन मतलब होता है एक, इसको समझ लो सोल्यूशन की तरह ही होता है सॉल्युबलाइजेशन। सॉल्युबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग समथिंग सॉलिड लिक्विड और गैस इनटू अनदर सब्सटेंस यूजुअली ए लिक्विड। जब देखो दो चीज आपस में डिजॉल्व हो जाती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं सॉल्युबलाइजेशन।
पहले क्या है, शुगर डिजॉल्विंग इन वाटर, जैसे क्या है चीनी में पानी को घोल दो, उसके बाद सॉफ्ट डिजॉल्विंग ऑयल एंड डर्ट। अब देखो जो साबुन होता है ना, वो तेल या किसी भी कीचड़ में जब वह डिजॉल्व होता है तो। अब देखो यहाँ वाटर है और ऊपर क्या है, ऑयल है। जब ये दोनों क्या है आपस में मतलब डिजॉल्व तो नहीं होंगे, लेकिन अब देखो सॉल्युबलाइजेशन के मेथड से जब हम लोग इसमें सर्फेक्टेंट का यूज कर रहे हैं तो ये क्या है, सॉल्युबल मतलब सॉल्युबिलिटी जो है इसकी बढ़ जाती है, ठीक है, और ये सॉल्युबलाइज हो जाते हैं आसानी से। मान लो आपको कोई दे दिया क्या मतलब तेल दे दिया और पानी दे दिया और बोल दिया कि आप दोनों को मिक्स करो, ठीक है। मान लो यहाँ पे आप लोग मैं दे दिया, एक क्या है कंटेनर है और कंटेनर में आपके रखा गया है, ये यहाँ तक मैंने फिल कर दिया ऑयल, और ऊपर से सॉरी फ्रेंड्स नीचे मैं रखा ये वाटर, और ऊपर मैंने रखा क्या, तेल। अब जब दोनों को मिक्स करना हुआ तो आप लोग बोलोगे तो मिक्स नहीं हो रहा है, यहाँ क्या आपका ऑयल है और नीचे क्या है वाटर है, आप लोग बोलोगे दोनों मिक्स नहीं हो रहा है। तो मिक्स नहीं हो रहा है लेकिन हमें मिक्स भी तो करना है, तो जब हम इसमें सर्फेक्टेंट यूज करेंगे ना, सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट जब यूज करेंगे तो सर्फेक्टेंट जब आप इसमें यूज करोगे ना तो दोनों आपस में इजीली तरीके से ऐड हो जाएंगे। तो जब वो ऐड हो जाएंगे तो कह सकते हो तो यह क्या सोल्यूशन बन जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी भी दोनों की बढ़ जाएगी, वही हमारा क्या है सॉल्युबलाइजेशन। अब देखो यूनिट थर्ड भी आपका खत्म हुआ, बात आई यूनिट नंबर फोर्थ की, ठीक है। अब देखो यूनिट नंबर फोर्थ में भी आपको मैं ऐसे इजी वे में कवर कर दूंगा कि डिफाइन कॉम्प्लेक्स, पहला क्वेश्चन आपका बनता है डिफाइन कॉम्प्लेक्सेशन और उसी में आता है प्रोटीन बाइंडिंग। तो कॉम्प्लेक्सेशन या प्रोटीन बाइंडिंग दोनों आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो कि कॉम्प्लेक्सेशन क्या होता है। कॉम्प्लेक्सेशन मतलब जनरल सी बात है कि कॉम्प्लेक्सेशन हम उसी को बोलते हैं, मान लो क्या है ए और बी दो आदमी यहाँ पे हैं, जब मैंने दो आदमियों को जोड़ दिया आपस में एक कर दिया तो क्या है कॉम्प्लेक्स तो बनाए ना, इसी को बोला जाता है कि कॉम्प्लेक्स। अब पूरी जो प्रोसेस हो रही है उसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्सेशन, कैसे जुड़ रहे हैं, कैसे आए, ये कितनी दूरी चल के आए, ये कितनी दूरी चल के आए, जो भी मैटर इनके अंदर होता है उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्सेशन प्रोसेस। अब देखो सबसे पहले आप जानो कि कॉम्प्लेक्सेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे मतलब कॉम्प्लेक्स बनने की पूरी भी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्सेशन। अगर ये वाली डिफिनेशन ना समझ में आई हो तो ये वाली देखो, कॉम्प्लेक्सेस इज व्हेन टू आर मोर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू स्टेबल मॉलिक्यूल, जब दो मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो एक नए मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि आपस में बहुत ही स्टेबल होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्सेशन। जैसे एग्जांपल क्या है, मेटल आयन बाइंडिंग टू प्रोटीन, जब मेटल आयन प्रोटीन से बाइंड होता है तो देखो ये मेटल आयन और बाइंड हुआ प्रोटीन से तो एक स्टेबल मॉलिक्यूल्स बनाया, तो क्या है एक कॉम्प्लेक्स ही बना ना, तो उसे बोल सकते हो आप कॉम्प्लेक्सेशन। ड्रग मॉलिक्यूल्स बाइंडिंग टू रिसेप्टर, जब ड्रग मॉलिक्यूल्स कोई भी ड्रग का मॉलिक्यूल्स जब वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है तो एक स्टेबल फॉर्म मतलब स्टेबल मॉलिक्यूल्स बनाता है, तो वो भी क्या है एक कॉम्प्लेक्सेशन का ही एग्जांपल हुआ। अब देखो प्रोटीन बाइंडिंग, प्रोटीन बाइंडिंग मतलब होता है लॉक एंड की, लॉक एंड की मतलब ताला और चाबी। मान लो ये क्या है प्रोटीन बाइंडिंग, ये क्या आपका एक छोटी सी प्रोटीन मैंने बना दिया यहाँ, ठीक, प्रोटीन यहाँ बना दिया और जो हमारा ये अब सबस्ट्रेट होता है आके इसी में धीरे से ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। तो कुछ इसी तरह तो ताले और चाबी भी होते हैं, ताला ऐसे बना रहेगा और हम लोग चाबी उसमें इंसर्ट करवा देंगे, उसके बाद ताला खुल जाएगा। तो जिसकी जहाँ जगह होती है वहाँ आपस में जब जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं कुछ मतलब इसी से रिलेटेड होना आपका प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग इज व्हेन ए प्रोटीन मॉलिक्यूल अटैच टू अनदर मॉलिक्यूल, जब इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल एक दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच होता है लाइक ए की फिटिंग इनटू ए लॉक, तो कुछ इस तरह उन लोग मतलब जाते हैं जहां जिसका जगह होती है वहीं जाकर वो अपना बाइंड करता है, जैसे ताले और चाबी की तरह, ठीक। प्रोटीन प्लस ड्रग, जब प्रोटीन और ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग करवाते हैं तो प्रोटीन और ड्रग का कॉम्प्लेक्स बनता है। अब यहाँ देखो एक मैंने एग्जांपल बताया ना, ये आपकी प्रोटीन है और ये ड्रग है, प्रोटीन कुछ इस तरह फॉर्म में रहेगी और आप लोग को ड्रग जो जा रही है वो इसके मतलब ऐसा जाके बाइंड होगा कि ये वाली ये पूरी जगह क्या है कवर कर लेगी, ठीक है। तो इसी को बोला जाएगा प्रोटीन बाइंडिंग। अब देखो डिफाइन चिलेट एंड चिलेशन, चिलेट किसे बोलेंगे और चिलेशन किसे बोलेंगे, ये देख लो। चिलेट्स आर द कॉम्प्लेक्स इन विच मेनी लिगेंड्स फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम एंड फॉर्म रिंग साइकिल, सेंट्रल मेटल्स, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम से कई सारे चीज जुड़े, जैसे लिगेंड है, लिगेंड यहाँ भी लिगेंड लिगेंड लिगेंड, ठीक है। तो जब ये एक रिंग या साइकिल फॉर्म में बनाते हैं तो उन्हीं को हम बोला जाता है चिलेट्स। अब देखो चिलेशन क्या होता है, इसमें एक चिलेशन भी होते हैं ना। अब एंड द प्रोसेस ऑफ चिलेट फार्मेशन, अब जो चिलेट का फार्मेशन होता है उसे सीधी सी लैंग्वेज में बोला जाता है ये चिलेशन बन गया। द लिगेंड्स मतलब लिगेंड को आप डोनर भी बोल सकते हो, विच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ मेटल आयन आर कॉल्ड चिलेटिंग एजेंट, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चिलेटिंग एजेंट।
जैसे ईडीटीए है आपका और पॉलीफॉस्फेट ईडीसी, ये सब क्या है आपके चिलेटिंग एजेंट। तो फोर्थ वाली यूनिट आपकी थोड़ी सी छोटी है फ्रेंड्स, केवल कॉम्प्लेक्सेशन ही उसमें पढ़ना है, तो इसीलिए उसमें मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन कम ही पुटअप किए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन वहाँ से 7 और 10 के पुटअप होते हैं। तो मैं मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर का था मैं यहाँ कवर कर दिया। अब देखो यूनिट नंबर 5th से 2 मार्क्स के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो यूनिट नंबर 5th मैं आपका भी कवर कर दूँ। डिफाइन द टर्म पीएच एंड एक्सप्लेन सोरेनसन पीएच स्केल। आप सभी को पता होगा कि पीएच क्या होता है। अब देखो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच इज ए न्यूमेरिक स्केल दैट, न्यूमेरिक स्केल क्यों कहा गया, क्योंकि जब आप पीएच स्केल देखोगे ना उसमें नंबर लिखे रहेंगे। ओके, तो उस पर लिखा रहेगा नंबर आपका, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक वहां पे होता है। तो पीएच इज ए न्यूमेरिक स्केल दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट एसिडिटी और बेसिडिटी ऑफ एनी सोल्यूशन। तो देखो जैसे यहाँ तक एक क्या आपकी ये स्केल है, तो 7 जो है न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे एसिडिक होता है, 7 से ऊपर बेसिक होता है। तो हम लोग पीएच स्केल का यूज करते हैं एसिडिटी या बेसिसिटी को पता करने के लिए। ओके, किसी भी सोल्यूशन में पीएच इज द नेगेटिव लोगारिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द गिवन सोल्यूशन। अब देखो पीएच इक्वल टू माइनस log बेस 10 H प्लस, यहाँ बेस 10 रहेगा H प्लस आयन, ठीक है, तो यही था लिखा गया। ये था आपका एक पीएच, जनरल सा पीएच आप बोलते किसे हो। अब देखो सोरेनसन पीएच स्केल, अब जो मैं इसके पहले आपको बताया ना एसिडिटी बेसिसिटी 1 से 14 तक, वही है आपका सोरेनसन पीएच स्केल। द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच फर्स्ट टाइम गिवन बाय डेनिश केमिस्ट सोरेनसन इन 1909। अब देखो पीएच का जो कॉन्सेप्ट था सबसे पहले वो कौन दिए, डेनिश केमिस्ट, इसका नाम था, मतलब डेनिश केमिस्ट सोरेनसन उनका नाम था, और इन्हीं के नाम से पड़ गया सोरेनसन पीएच स्केल। और ये कब दिए थे, 1909 में पहली बार दिए थे। ओके, द सोरेनसन पीएच स्केल मेजर द कंसंट्रेशन बाय हाइड्रोजन आयन। और ये कैसे नापा जाता है कि हाइड्रोजन आयन की कितनी कंसंट्रेशन है किसी भी सोल्यूशन में, इंडिकेटिंग इट्स एसिडिटी और बेसिडिटी, और यही इंडिकेट करता है हमारा एसिडिक या बेसिक। अब देखो यहाँ एक स्केल आपको जनरल सी बनाई गई है, ठीक, ये देखो 6 तक क्या एसिडिक होगा, और 7th पे आपका जब आएगा तो न्यूट्रल होगा, बस 7 से ऊपर जब होगा तो बेसिसिटी होगा। ओके, तो यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अब देखो डिफाइन बफर सोल्यूशन एंड बफर कैपेसिटी। बफर सोल्यूशन किसे बोलते हैं और बफर कैपेसिटी किसे बोलते हैं, ये भी आप समझ लो। तो देखो बफर सोल्यूशन सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बफर सोल्यूशन वही होता है जो किसी भी मतलब कोई भी आप मेडिसिन बना रहे हो, मान लो आप लोग आई ड्रॉप बना रहे हो, आई ड्रॉप जब आप लोगों ने बनाया तो आई ड्रॉप तो यूज करे हुए आप केवल अपने आई में ही, मतलब आँख में, तो आपके आँख का पीएच जो रहेगा, मान लो 2 3 कुछ भी है, आपके आँख का पीएच और जो आप ड्रॉप बना रहे हो उसकी पीएच क्या है, सेम रहेगी, तभी हमारी आँख उसको डिजर्व कर पाएगी। ठीक है, तो उसी पीएच को मेंटेन करने के लिए मान लो आप जो अपनी आँख वाला ड्रॉप बनाए उसका पीएच 3 है, तो 3 आप बना के रख दिए, तो 2 घंटे बाद आप देख रहे हो कि उसके पीएच में चेंजिंग आ गई, 4 आ गई, तो ये आप ये वाली जो मतलब दवा थी, आँख वाली दवा, ये हमारी आँख के लिए अब मतलब एलिजिबल नहीं है। क्यों नहीं एलिजिबल है, क्योंकि हमारे जो आँख का पीएच वो 3 था और इस मेडिसिन का पीएच 4 हो चुका है। तो जब आप इसको हम अपने आँखों में इंसर्ट कराएंगे तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। तो इसी पीएच को बढ़ने ना देने के लिए हम लोग बफर सोल्यूशन का यूज करते हैं। अगर 3 पीएच हम लोग अभी रख के गए, तो अगर इसी में हम लोग बफर सोल्यूशन ऐड करके गए हैं तो ये पीएच आप 10 दिन, 1 साल, 15 दिन, 20 दिन, जो 4 6 जो भी होगा, आप उसके बाद आके देखेंगे तो यह 3 पीएच का ही मिलेगा। मतलब कहने का सेंस ये मिल रहा है, जो हमारा बफर सोल्यूशन होता है वो पीएच को घटने या बढ़ने से रोकता है। ठीक है, ये बफर सोल्यूशन इज ए मिक्सचर दैट रेजिस्ट चेंज इन पीएच। क्या है, पीएच के चेंज होने को रोकता है। व्हेन एसिड और बेस आर एडेड, जब इसमें एसिड और बेस ऐड किया जाए, मान लो इसमें कोई एसिड ऐड कर दिया, तो एसिड ऐड हुआ, लेकिन क्या हमारा बफर सोल्यूशन जो पीएच था वो नहीं चेंज हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि हम लोगों ने इसमें ऑलरेडी बफर का ऐड किया है। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड और अमोनिया, ये क्या है, एक एग्जाम्पल था आपका। अब देखो बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी वही होता है, अब जो इसके पहले मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने इसमें एसिड ऐड किया लेकिन इसका चेंज नहीं हुआ, क्या है, पीएच। अब ये जो आप एसिड ऐड कर रहे हो तो एसिड की कुछ क्वांटिटी होगी, मान लो आपने 4 ड्रॉप ऐड किया, चेंज नहीं हुआ, फिर 5वां ड्रॉप ऐड किया, नहीं चेंज हुआ इसका पीएच, लेकिन जैसे आप 6वां ड्रॉप एसिड का ऐड कर रहे हो अपने सोल्यूशन में, तुरंत इसका पीएच जो है 4 से उठ के तुरंत 6 हो गया। तो इसकी कैपेसिटी कितनी थी, जो हमारा बफर यूज कर रहे हैं हम लोग, इसकी कैपेसिटी थी 6 बूंद तक, 5 बूंद तक, लेकिन जैसे हम लोग 6वां बूंद इसमें ऐड कर रहे हैं तो वह एसिड से बेस में तुरंत कन्वर्ट कर दे रहा है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी हुई, 5 ही बूंद तक तो कैपेसिटी हुई। तो इसी को बोला जाता है हमारे बफर की कैपेसिटी कितनी है, हमारा बफर जो है कहाँ तक वह झेल पा रहा है, मतलब अपनी जो मतलब पूरा ताकत वो लगा पा रहा है।
तो ये इसकी जो ताकत थी 5 बूंद तक थी, 5 बूंद तक ये मैनेज कर ले रहा है, लेकिन जैसे 6वीं बूंद पड़ती है हमारे सॉल्यूशन में, तुरंत वह पीएच को चेंज कर देता है। तो यही बोला जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बफर कैपेसिटी। जैसे आप लोग भी कुछ कैपेसिटी होती है ना, जैसे मान लो किसी की क्षमता, आप किसी रूम में बंद हो मान लो, और आपने दरवाजा बंद कर दिया। अब बाहर से एक लोग ठेल रहे हैं, आप लोग क्या है दरवाजे को कस के पकड़े हैं, एक लोग ठेल रहे हैं तो उसे कुछ नहीं हुआ, फिर 2 लोग आपके पुश कर रहे हैं तब भी आप उसको संभाले हुए हैं। लेकिन जैसे जब वो बाहर वाले 3 लोग हो गए और आप अंदर वाले अकेले ही हो, तो जैसे तीसरा वाला जैसे आएगा तुरंत आप क्या वहां कमजोर पड़ जाएंगे, वह आपको पीछे कर देगा। तो आपकी कैपेसिटी कितनी थी, 2 लोग को आप मतलब आसानी से मैनेज कर ले रहे थे, ठीक है। लेकिन जैसे तीसरा आया तो आप वहां पे कमजोर पड़ गए। तो ये आपकी कैपेसिटी थी कि 2 लोगों को आप इजीली तरीके से संभाल पा रहे थे। लेकिन जैसे तीसरा आया तुरंत आप वहां फेल हो गए। तो बफर कैपेसिटी भी वैसे है कि 5 बूंद एसिड तक वह संभाल ले पा रहा है, लेकिन जैसे 6वीं बूंद इसमें पड़ती है तो वह संभाल नहीं पा रहा है, तुरंत पीएच को चेंज कर दे रहा है। यही होता है बफर कैपेसिटी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 आता है यहाँ पे आपका, डिफाइन या डिफरेंशिएट आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर के एचएपी में पढ़ा होगा, ये जरूर आप लोगों ने पढ़ा होगा। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एचएपी और इनऑर्गेनिक में भी आप लोग इसको पढ़े रहे होंगे। अब देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, आइसो मीन्स वर्ड से पता चलता है हमारा सेम होता है, टोनिक मतलब होता है कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो कहाँ सेम होगा और कहाँ कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन होगा ये हमें अभी नहीं पता है। अब देखो हमारे ब्लड का जो भी कंसेंट्रेशन होता है वो होता है मतलब 0.9% NaCl, ठीक है। ये तो क्या है कंसेंट्रेशन है, तो उसी कंसेंट्रेशन जब हमारा अंदर और बाहर का दोनों कंसेंट्रेशन जब सेम होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो दो सॉल्यूशन व्हिच हैव द सेम टोनिसिटी एज ब्लड सेल, ब्लड सेल के, ठीक है, जो भी ब्लड सेल की टोनिसिटी है वही जब हमारे सोल्यूशन की भी टोनिसिटी रहेगी, मतलब जो सेम, जब दोनों की टोनिसिटी सेम रहेगी, किसकी, हमारे सोल्यूशन की और ब्लड सेल की, उसे हम बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। या तो दो सॉल्यूशन विच कंटेन सेम कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट एज बॉडी सेल, बॉडी सेल्स से मतलब बॉडी सेल के जितना भी कंसेंट्रेशन है वह क्या है जब वो सेम होता है हमारे ये वाटर और सॉल्यूट के, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक मतलब हाइपो वर्ड से पता चल रहा है, हाइपो मतलब होता है लेस या अंडर, और टोनिक मतलब होता है कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है जो लोअर कंसंट्रेशन, इसमें क्या है जो आपका कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है, आप डिजॉल्व पार्टिकल मतलब सॉल्यूट के, ठीक है, कंपेयर टू अनदर सोल्यूशन, जो दूसरा सोल्यूशन था मतलब ब्लड या सेल्स के सोल्यूशन से, ठीक है। ब्लड या सेल की जो भी कंसंट्रेशन थी, ब्लड या सेल के सोल्यूशन की जो भी कंसंट्रेशन थी, उस कंसंट्रेशन से हमारा जो मेन वाला सोल्यूशन है जब वह उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, मतलब जब कम पड़ जाएगी, तो उस कंडीशन को आप बोलते हो हाइपोटोनिक सोल्यूशन। जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर, टॉप वाटर, टैप वाटर और स्पोर्ट ड्रिंक, ठीक है, ये सब पानी वाटर आते हैं। उसके बाद देखो हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन फ्रेंड्स वही होते हैं, हाइपर मतलब हाई, टोनिक मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ए हाइपरटोनिक सोल्यूशन हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व पार्टिकल सॉल्यूट कंपेयर टू अनदर सोल्यूशन यूजुअली ब्लड और सेल। अब देखो यहाँ पे हमारा ब्लड और सेल्स मतलब ब्लड या सेल्स के जो भी कंसंट्रेशन है, जब कहीं उससे ज़्यादा वाले कंसंट्रेशन मतलब 0.9% NaCl से जब ये ज़्यादा हो जाएंगे, हमारे हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो हमने यूज किए हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ये है जैसे एग्जांपल क्या है, सी वाटर सिरप और सैलाइन सोल्यूशन। तो देखो यहाँ पे बॉन्ड दिया गया ना 0.9% से ज़्यादा होंगे तो उन्हें हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स खत्म हो गया आपका पाँचों यूनिट, ठीक है। तो पाँचों यूनिट का जो भी 60 क्वेश्चन थे मैंने आपको पूरी अच्छी तरीके से कवर कर दिया है। पाँचों यूनिट का फ्रेंड्स लगभग आपको ये तो ज्ञात हुई होगा कि हमें कितना पढ़ना है। तो अगर आप यहाँ तक पढ़ लेते हैं तो आपका इजीली फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में आप पास हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ से आप तो पा सकते हो नोट्स, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि जो मैं और सब्जेक्ट की वीडियो लेके आता हूँ सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन आप तक ही पहुँचे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।